नमस्कार। मैं डॉक्टर त्र्यंबकनाथ त्रिपाठी आज पुनः एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने बातचीत के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। आज का जो हमारा विषय है या हमारी जो आपसे बातचीत होगी वो एक कहानी है। उस कहानी का नाम है मलबे का मालिक। और हिंदी साहित्य के प्रख्यात लेखक, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार मोहन राकेश ने इस कहानी को लिखी। इस कहानी का केंद्रीय तत्व विभाजन की त्रासदी है। हमें जो आजादी मिली उस आजादी की कीमत थी देश का विभाजन। हमने विभाजन रूपी त्रासदी की कीमत चुकाई। मोहन राकेश ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उसी त्रासदी को अभिव्यक्त किया है। दरअसल ये बड़ी सामान्य सी बात है कि विभाजन तो भौगोलिक रूप से कुछ क्षेत्रों का बंटवारा है, लेकिन आंतरिक रूप से दरअसल यह दो क्षेत्रों का बंटवारा नहीं होता, बल्कि संवेदनाओं का बंटवारा है। सोचने और समझने की प्रक्रियाओं का बंटवारा है। विभाजन से मन का बदलाव होता है, मन बदलता है। उसी बदले हुए मन, बदली हुई चेतना, बदली हुई सोच, बदली हुई संवेदना, बदी हुई स्मृतियों की कहानी है मलबे का मालिक। स्वाधीनता आंदोलन के समय और उसके बाद एक चेतना जागृत हुई थी कि आखिरकार हम स्वाधीन होंगे, लेकिन इस स्वाधीनता के बाद हमारी परिणति क्या होगी, किस तरह का समाज होगा, हमारा राष्ट्र कैसा होगा, उसमें रहने वाले लोग कैसे होंगे। ये जो तमाम प्रश्न थे, मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये प्रश्न नहीं थे, एक स्वप्न था। उस समय के लोगों ने ये स्वप्न देखा, उस समय की बुद्धिजीवियों ने ये स्वप्न देखा, लेकिन जब हम आजाद हुए तो वह स्वप्न टूटा। एक मोहभंग की स्थिति आई। उस टूटे हुए स्वप्न में तमाम तरह की ऐसी चीजें थीं जो पनपने लगी थी। राजनीति का स्वरूप, भारतीय राजनीति की स्थिति, सत्ता का बदलता हुआ चरित्र, और उस चरित्र में पिसता हुआ व्यक्ति, सांप्रदायिकता, तमाम ऐसी प्रश्न थे जिन प्रश्नों को लेकर मोहन राकेश ने अपनी कहानियों में बुना। उनकी कहानियों की बुनावट, उनकी कहानियों की बनावट इन्हीं सारी चीजों की इर्द गिर्द घूमती है। मलबे का मालिक जो कहानी है, उस कहानी में मन किस तरह टूटता है,
कहानी में यह दिखाया गया कि जो व्यक्ति के अंतस में बैठा हुआ स्वप्न है, वो स्वप्न किस तरह से चकनाचूर होता है, सब कुछ राख हो जाता है। कहानी की यही सफलता है। दूसरी बात यह कि मोहन राकेश ने साहित्य में कहानी लेखन से ही अपना पदार्पण किया था। फिर बाद में धीरे धीरे नाटक और उपन्यास, नाटककार के रूप में अद्भुत ख्याति मिली। तो उन्होंने जो कहानियां लिखनी शुरू की, उन कहानियों में उस समय की जो चेतना थी, उस समय का जो मोह भंग था, उस समय का जो सामाजिक यथार्थ था, उस यथार्थ को चित्रित करने का इन्होंने काम किया। बहुत सारी कहानियां लिखी। जैसे एक कहानी संग्रह है इंसान का खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, ये तमाम सारे कहानी संग्रहों के कमो बेस हर कहानी संग्रह में उनके समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, जो बदलाव समाज में आ रहा था, जो बदलाव राजनीति में आ रहा था, एक ही साथ रहने वाले व्यक्तियों की चेतनाएं कैसे विभाजन की वजह से खंडित हो रही थी, ये सभी चेतनाएं, सभी समस्याएं उनकी कहानियों में मौजूद हैं। मलबे का मालिक ऐसी ही संरचना का एक हिस्सा है। यह विभाजन से उत्पन्न जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का यथार्थ चित्रण है, बिल्कुल कटु सामाजिक यथार्थ है। कहानी का आरंभ होता है कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। एक परिस्थिति ऐसी बनती है जिसमें विभाजन हो चुका है और विभाजन के 7.5 साल के बाद अमृतसर में एक हॉकी का मैच है और उस हॉकी का मैच देखने के लिए लाहौर से कुछ मुसलमानों की टोली आई हुई है। ये जो मुखड़ा है, कहानी में प्रवेश करने का जो पहला कदम है, मोहन राकेश ने जो ये इवेंट रखा हॉकी और लाहौर से कुछ मुसलमानों की टोली आई, दरअसल ये सामान्य घटना नहीं है। केवल 7.5 साल बीता है विभाजन को, और जो लोग वहां से आए अमृतसर हॉकी मैच देखने, वो लोग मैच देखने की अपेक्षा कहीं अधिक अपनी पुरानी स्मृतियों की तरफ लौट रहे थे। एक समय था जब उन्होंने विभाजन के बाद अमृतसर से लाहौर की यात्रा की, अपनी स्मृतियों से छूटकर नई स्मृति के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हुए। वही लोग कुछ समय के बाद अपनी पुरानी स्मृति की तरफ लौट रहे हैं। बहाना था मैच देखना, लेकिन मैं कहता हूं, मेरी सोच ये कहती है कि वो मैच देखना तो महज एक प्रक्रिया थी। उनके भीतर एक और प्रक्रिया चल रही थी, स्मृति के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया।
पुरानी स्मृतियों में पुनः लौट आने की जो स्थिति थी वो थी। तो बड़ी जाहिर सी बात है और ये कॉमन फेनोमेनन है कि जब आप स्मृति में लौटते हैं तो आप बड़े भारी हो जाते हैं, बड़े बोझिल हो जाते हैं। संवेदना और शांति की अतल गहराई में चले जाते हैं। मोहन राकेश ने निश्चित रूप से अपनी पुरानी स्मृति में लौटने के साथ साथ उस संवेदना की भी वापसी की बात की। बड़ी कसमकस और बहुत गहरी अनुभूति का चित्रण, केवल इतना ही। उस जो मुसलमानों की टोली आई थी, मुसलमानों की टोली में गनी मोहम्मद भी आए थे। विभाजन से पहले गनी मोहम्मद अमृतसर में रहा करते थे, बांस बाजार में। गनी मोहम्मद उस समय उस अमृतसर को जी रहे थे। उन्होंने अपने मोहल्ले को घूमा और पुरानी स्मृतियों में लौट गया। क्या थी पुरानी स्मृतियां? नए को देखकर पुराने को याद करने की जो कोशिश थी, उसमें पूरा का पूरा बांस बाजार बदला हुआ था। मिसिर बाजार बदला हुआ था। अब जो मिस्री बाजार थी, वहां उस मिस्री बाजार में अब वो रौनक नहीं थी जब गनी मियां के जमाने में हुआ करती थी। नुक्कड़ पे जो भटियारन की भट्टी थी वो भी नहीं थी। काफी कुछ बदल चुका था। नमक मंडी में जो लाइन लगा करती थी वो लाइन भी अब नहीं थी। गनी मोहम्मद ने वर्तमान में खड़ा होकर जो जीवन उन्होंने अपने समय में जिया था, उनको पुनः तरोताजा कर लिया। तो इस कहानी में पुरानी स्मृतियों के पुनर्निर्माण की कोशिश है, पुरानी संवेदनाओं तक पहुंचने की कोशिश है। जिस मोहल्ले में गनी मोहम्मद रहा करते थे, अच्छा, ये बात करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कहानी की संरचना में स्मृति संवेदना को कहानी मैच के देखने के बहाने मोहन राकेश ने जिस तरह से संरचित किया है, वह सामान्य कहानीकार की बस की बात नहीं है। वो बदले हुए कहानीकार, बदली हुई दृष्टि का परिचायक है। ऐसा कहा जाता है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर तीनों की तिकड़ी थी, जिन लोगों ने कहानी आंदोलन में, कहानी लेखन की परंपरा में एक नया मोड़ उत्पन्न कर दिया था, कथा वस्तु और शैली दोनों के आधार पर, और कहानी नई हो चली थी। मलबे का मालिक
ये उसी दृष्टि का परिचायक है। नई टेक्निक, नए तरीके से कहानी कहने, नए तरीके से संवेदनाओं को उपार्जित करने का जो प्रयास है मोहन राकेश ने इसमें दिखाया। तो अपनी स्मृतियों को पुनर्संरचित करता हुआ गनी मोहम्मद विभाजन से पहले जिस घर का निर्माण कराया होता है उसको वो देखना चाहता है और सोचता है कि पता नहीं चिराग मियां होंगे नहीं होंगे, उनकी बीवी भी हो सकती है, कोई तो मिलेगा, मैं कम से कम अपना घर देखना चाहता हूं। और कैसे कैसे करके वो वहां अपने मोहल्ले में पहुंचते हैं। वहां भी कई तरह की घटनाएं होती हैं। किसी छोटे से बच्चे को देखकर पुचकारते हुए उन्होंने अपने पास बुलाने की कोशिश की। उसकी बहन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है और कहती है कि ज्यादा बदमाशी करेगा तो ये मुसलमान तुझे पकड़ लेगा। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में हो जाता है कि एक मुसलमान है जो बच्चों को पकड़ने का काम कर रहा है। कुछ समय पहले उसी मोहल्ले का रौनक, उसी मोहल्ले की स्मृति, उसी मोहल्ले की संवेदना, उसी मोहल्ले की जाति सरोकार, सब कुछ थे गनी मियां के पास। लेकिन आज सब कुछ बदला हुआ था। इस बदलाव में गनी मियां की पूरी चेतना नए सिरे से बन रही थी। लेकिन उसमें भी जो पुरानी स्मृतियां थीं वो इस कदर हावी थी कि वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे कि वे अपने ही लोग विभाजन से पहले अपने लोग थे। भाईचारा था, प्रेम मोहब्बत सौहार्द, इतना प्यार था, इतना लगाव था, हर दिल अजीज थे। उन्हीं लोगों ने यह नारा बुलंद करना शुरू किया कि पाकिस्तान तो दे रहे हैं, पाकिस्तान चले जाओ। मनोरी की सहायता से उन्होंने अपने घर की पहचान की और वो मनोरी मियां की तरफ इशारा करता हुआ कहता है, यही आपका घर है। गनी मियां के भीतर एक जबरदस्त धक्का लगता है। वो ठक हो जाते हैं। क्या? और उनके भीतर एक अजीब तरह की सरसराहट, बनने लगती है। और हम सोच सकते हैं कि जिस नीड़ का निर्माण स्वप्न, संवेदना, स्मृति खून पसीने से सींच कर हम करते हैं, वही हमारे सामने मलबे के रूप में पड़ा हुआ दिखाई दे, तो क्या वो चीजें बची रह जाती हैं? मोहन राकेश ने उस मलबे के माध्यम से
सारी चीजों के ध्वस्त होने की निशानदेही प्रस्तुत की है इस कहानी में। इसलिए ये कहानी विभाजन की जो त्रासदी है उसका यथार्थ चित्रण करती हुई कहानी है। इस कहानी का एक ऐसा क्षण है जो समूची मानवता और जो मनुष्य के गुण होते हैं उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। विभाजन ने इस कदर तोड़ा कि हिंदू और मुसलमान जिस गली में बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ रहा करते थे, विभाजन की त्रासदी ने उन्हें किस तरह से आमने सामने पक्ष और प्रतिपक्ष के रूप में खड़ा कर दिया था। तो इस कहानी में विभाजन की त्रासदी अपनी पुरानी स्मृतियों की तरफ लौटने की कोशिश और नए तरह के सांप्रदायिक माहौल में पक्ष और प्रतिपक्ष का चित्रण किया गया है। दरअसल जो सत्ता का चरित्र होता है उस सत्ता के चरित्र से कोई छूट नहीं पाता। सत्ता की जो अपनी संरचना होती है उस संरचना में अमानवीयता और क्रूरता दोनों शामिल होती है। और उस समय की जो राजनीति थी उस राजनीति का सच्चा चेहरा इस कहानी में दिखाई देता है। अचानक रखे पहलवान की एंट्री होती है कहानी में। और आप याद करिए जिसकी बात मैं कर रहा था कि चिराग होगा नहीं उसकी बीबी होगी। गनी मियां ये अपने जहन में पालते हुए आ रहे हैं। उसी संदर्भ में उसी कॉन्टेक्स्ट में रखे पहलवान की चर्चा होती है। रखे पहलवान की टोली ने ही चिराग को सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ा दी थी। पाकिस्तान देने की बात कहते हुए गनी को ये पता चल गया था। और जब रखे गनी से टकराता है तो वह गनी से आंख नहीं मिला पाता। उसकी आंखों में एक आत्मग्लानि है, एक पश्चाताप है। दरअसल रखे आंख नहीं मिला पाता, इसके ये कॉन्टेक्स्ट कहानी में दिखाने के लिए मुझे लगता है कि मोहन राकेश ने इस बात की तरफ जरूर ध्यान रखा होगा कि घटनाएं कैसी भी हो जाएं, किसी भी तरह के प्रसंग आ जाए, किसी भी तरह की घटना घटित हो जाए, मनुष्य में सुधरने की गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन जो पुरानी चीजें हैं वो बार बार व्याघात करती हैं, बार बार चोट करती हैं।
गनी के साथ रखे पहलवान का जो संवाद है, इसी क्षण का द्योतक है। गनी पूछता है कि अगर तुम लोग चाहते तो चिराग को किसी घर में छुपा भी सकते थे, यानी उसकी जान बचा भी सकते थे। मनुष्य होने की अनिवार्य शर्त यही है। जीवन दान देना, क्षमा करना, रक्षण करना, करुणा और प्रेम का संचार करना। गनी की इस प्रश्न में स्वाभाविक है कि मोहन राकेश ने यह कहानी लिखते समय इसके भीतर जो इसकी अधिरचना, जो इसकी संरचना तैयार कर रहे थे, उसमें ये बात टेक्स्ट में तो नहीं, लेकिन टेक्स्ट की जो अर्थान्विति है, जो इस कहानी की अर्थान्विति है, उसमें दिखाई देता है कि इस विभाजन की त्रासदी ने, इस विभाजन ने क्या मनुष्य होने की जो अनिवार्य शर्त है उसको भी खत्म कर दिया। मनुष्य होने का जो बेसिक, जो बहुत प्राथमिक स्तर है, आप सोच सकते हैं, बहुत मौजूद सा प्रश्न है जो गनी ने रखे से किया। रखे की निगाहें नीची हैं, रखे भी समझता है किया तो जा सकता था। तो क्या था आखिर? विभाजन की राजनीति ने मनुष्य के भीतर एक तरह का धार्मिक उन्माद पैदा किया। उन्माद किसी भी तरह का हो, जब वो भीतर घर कर लेता है तो जो नैतिक मूल्य होते हैं वो टूटने लगते हैं। विवेक और न्याय की जो संगति होती है वो छूट जाती है, उसमें दरार पड़ जाते हैं। विवेक और न्याय एक साथ नहीं रह सकते। उन्माद उन्हें बुरी तरीके से तोड़ता है। विभाजन की त्रासदी ने यही काम किया कि मनुष्य होने की जो अनिवार्य शर्त थी, जो बेसिक, जो प्राथमिक शर्त थी, उसको भी शर्मसार कर दिया। और कहानी में बहुत तरह के बिंबों का प्रयोग किया है, बहुत तरह की शब्दावलियों का प्रयोग किया है। तो ये बिंब और जो शब्दावली है, जो प्रतीक है, बड़े गहरे अर्थों वाले हैं। मलबा, कुत्ता, केंचुआ, कौआ, नाली में बहता हुआ पानी, चौखट, इनका मानव से जातीय सरोकार है। मलबा क्या है? मरी हुई स्मृतियों का, मरी हुई संवेदनाओं का ढेर है। कौवा क्या है? कभी नीड़ का निर्माण नहीं करता। चौखट क्या है? चौखट वह व्यवस्था है जहां पहुंचकर हमारी परंपरा ने जो हमें स्मृति और संवेदना दी है, जो संस्कृति दी है, जो मूल्य दी है, जो चेतना दी है, उनको याद करते हैं। तो मोहन राकेश ने अपनी इस कहानी में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो अपने पारिभाषिक अर्थ में
बहुत सघन और बड़े गूढ़ हैं और जिनका मनुष्य से जातीय सरोकार है। गनी के लिए सारी जो घटनाएं घटित हो रही थी उस गली में, वो सब उसको असहज कर देने वाली थी और वो बार बार एक ही नतीजे पर पहुंचता था कि क्या हम इतने कमजोर हो गए। दो देशों की बनावट के बीच एक ऐसी रेखा खींच दी गई तो सामान्य रेखा नहीं है, उसने हमारी संवेदनाओं का भी विभाजन कर दिया। तो उस समय इस कहानी के माध्यम से मोहन राकेश ने जो उस समय भारतीय परिदृश्य में जो यथार्थ बन रहा था, जो अमानवीयता पनप रही थी, जो सांप्रदायिकता जकड़ रही थी, राजनीति का चेहरा बड़ा विकृत होता चला जा रहा था, सत्ता की जकड़बंदी बहुत कसती चली जा रही थी, धर्म के नाम पर कई तरह के अत्याचार शुरू हो गए थे, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मोह, मत्सर, उन सब का चित्रण इस कहानी में किया गया है। तो ये कहानी जहां एक तरफ अपनी शैली में नायाब है, वहीं इसकी कथा वस्तु भी बहुत मौजू किस्म की है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी कहानी अपनी कथा वस्तु, अपनी रचना प्रक्रिया और जो कहानी का तनाव होता है, कहानी का जो टेक्सचर होता है, उसमें एक अद्वितीय कहानी है, अद्भुत कहानी है, जिसने उस समय के मानवीय चरित्र को सच्चे अर्थों में निरूपित किया है। इस कहानी को पढ़ते हुए आप कहीं भी अलग नहीं छोड़ते, अलग थलग नहीं पढ़ते हैं। उसका कारण यह है कि इस कहानी की संरचना में वही तनाव मौजूद है जो जीवन की संरचना में तनाव मौजूद है। हम जिस दौर से गुजर रहे होते हैं उसमें केवल हम नहीं होते हैं, केवल हम नहीं होते हैं, हमारे साथ पूरा समय होता है, हमारे साथ उस समय का समाज होता है, हमारे साथ उस समय की राजनीति होती है, हमारे साथ उस समय की इर्द गिर्द घटित होने की घटनाएं होती हैं जो हमारे जीवन में तनाव पैदा करती हैं। तो जीवन का जो तनाव है, इस कहानी के तनाव में वही सारी चीजें मौजूद है। इसलिए इस कहानी की संरचना और रखे पहलवान या गनी मियां की जो चेतना है, उसकी जो संरचना है, दोनों इस कदर संतृप्त हैं कि कहानी पढ़ते समय कहीं से भी हम उस कहानी से अलग नहीं हो पाते, या उस समय का जो समाज था, जिस समाज में इस तरह की चीजें चल रही थी, उससे हम कहीं भी छूट नहीं पाते हैं। सच्चे अर्थों में मोहन राकेश नई कहानी की पृष्ठभूमि में एक ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने विभाजन की त्रासदी को नए विमर्श के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है।
और उस विमर्श की जो केंद्रीय शक्ति है वह है मनुष्य का मनुष्य होना। ये बहुत अनिवार्य है। जब बाहरी परिस्थितियां मनुष्य की मनुष्यता, जब बाहरी परिस्थितियां जो मनुष्य की आंतरिक शक्ति है उस पर चोट करने लगती हैं और वो आंतरिक शक्ति विघटित होने लगती है, तो वहीं से विसंगतियों का जन्म होने लगता है। इस कहानी में ऐसी ही इन्हीं तरह की समस्याओं का जिक्र किया गया है। उम्मीद है कि ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी।